जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज शरद पवार ने एक और ब्रह्मास्त्र चल दिया है और जो ये ब्रह्मास्त्र चला है इसका इंटरप्रिटेशन कई प्रकार से होगा। और शरद पवार जी ने ये कहा है, बारामती के एक मीटिंग को एड्रेस करते समय उन्होंने कहा कि मेरी उम्र अब 84 साल हो गई है और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और मैं अब चुनावी राजनीति से अपने को अलग करता हूं। यह स्टेटमेंट शरद पवार जी ने दिया। अच्छा, महाराष्ट्र के चुनाव में जब बिल्कुल निर्णायक घड़ी है और अगले 18 दिन 17 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उस समय शरद पवार जी ने यह स्टेटमेंट दिया है। यह आवश्यक है कि इसका विश्लेषण किया जाए, यह समझने का प्रयास किया जाए कि शरद पवार जी आखिर करना क्या चाहते हैं। क्योंकि शरद पवार जी अगर कोई बात बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा दांव होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। अब इसके पीछे मकसद क्या है उनका, यह समझने का प्रयास करना चाहिए। इंटरप्रिटेशंस होंगे। जो लोग गोदी मीडिया वाले हैं या एक तरह की विचारधारा रखते हैं वो कहेंगे कि शरद पवार ने अपने को राजनीति से विड्रॉ कर लिया है, और जो ये मतिभ्रम पैदा करना चाहेंगे महाविकास आघाड़ी के अंदर, वो ये प्रयास होगा। मुझे लगता है कि शाम को जो गोदी मीडिया के अंदर डिस्कशन होगा उसका मुख्य मुद्दा यही होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो कहते हैं पीएमओ से एक साहब का व्हाट्सएप आता है और उसके आधार पर सारे गोदी मीडिया एक ही पॉइंट को डिस्कस करने लगते हैं, मेरे ख्याल से ये होगा, ये मेरा अंदाजा है। हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार ने एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है और ये मैसेज ऐसा दिया है जो बहुत ज्यादा डेडली है महायुति के लिए। और महायुति को और मोदी जी को और बीजेपी को इसको झेलना बहुत मुश्किल है। पहला क्या है, शरद पवार ने कहा है कि अब मैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव तो लड़ूंगा ही नहीं। हो सकता है मैं राज्यसभा का चुनाव भी लड़ूं। भाई, राज्यसभा का चुनाव तो विधानसभा सदस्य चुनते हैं, तो इसलिए वहां से तो उसको चुनावी राजनीति नहीं कहते हैं। जो चुनावी राजनीति का मतलब होता है कि आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ें, जहां पे इंडिया एड्रेस करें और जनता से सीधे वोट मांगे। वो शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि मैं वो नहीं करने वाला हूं। अच्छा, ये बिल्कुल स्पष्ट बात, 84 साल की उम्र है, लोकसभा का चुनाव 6 महीने पहले हुआ है, अगला चुनाव 2029 में होगा, 5 साल बाद उनकी उम्र 89 ईयर्स की होगी। विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका अभी अंतराल बाकी है। इसलिए वो इस बार तो विधानसभा का जब चुनाव नहीं लड़े तो अगला विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होगा, उसमें क्या लड़ने की, वहां भी उनकी उम्र जो है 89 ईयर्स की होगी। तो एक प्रकार से जो चीज सब जानते हैं कि असंभव है 89 ईयर्स में, मोदी जी तो हो सकता है 89 क्या 150 ईयर्स तक अगर वो रहेंगे तो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। लेकिन शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि मैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर एक। नंबर दो, बारामती के अंदर आप जानते हैं कि परिस्थिति क्या है। बारामती जो कि पवार फैमिली का गढ़ है और जहां पे शरद पवार ने अपनी अगली पीढ़ी के अपने भतीजे, अपने भाई के बेटे अजीत पवार को आगे बढ़ाया था, और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रिया सुले अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाया था। और ये एक तरह का बंटवारा था कि सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली की राजनीति देखेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति देखेंगे। तो अजीत पवार को बढ़ाने वाले शरद पवार थे, लेकिन अजीत पवार को कुछ गलतफहमी हो गई। अच्छा, उनपे केसेस बहुत ज्यादा थे, भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा केसेस थे। तो पहली बार भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, सुबह उन्होंने शपथ ले ली थी 4:30 बजे, गवर्नर साहब ने दिला दी थी। लेकिन शरद पवार के साथ सारे विधायक चले गए थे और उसके बाद अजीत पवार भी वापस आ गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो महाविकास आघाड़ी में, और शरद पवार के आशीर्वाद से बने थे। लेकिन उनको गलतफहमी हो गई थी कि शायद उनका कद जो है शरद पवार के बराबर हो रहा है, और दूसरा उनपे बहुत सारे भ्रष्टाचार के केस थे, भारतीय जनता पार्टी उनपे बहुत ज्यादा आक्रामक थी। और जो देवेंद्र फडणवीस जी के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, माननीय मोदी जी के स्टेटमेंट्स आ रहे थे,
उससे ऐसा लग रहा था कि अब उनको किसी भी स्थिति में जेल भेज दिया जाएगा। अजीत पवार भी इस बात से चिंतित थे और शरद पवार भी इस बात से चिंतित थे कि पवार फैमिली का अगर एक आदमी जेल चला गया तो एक बार शरद पवार पे भी आपको पता है ईडी ने सम्मन भेज दिया था। लेकिन शरद पवार तो शरद पवार ठहरे, वो ईडी के दफ्तर में पहुंच गए, उनके समर्थक पहुंच गए और ईडी वालों ने खुद ही कहा कि महाराज आप बताइए, आप कृपा करके जाइए, हम केस आपका परस्यू नहीं करते, क्योंकि शरद पवार ने अपना वहां पे मराठी पहलवानी का दांव खेल दिया था। अच्छा, अजीत पवार ने वहां जाके महायुति में फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपने सारे केसेस विड्रॉ करा लिए, वहां पे वित्त विभाग अपने पास ले लिया, सारे पैसे का धन स्रोत अपने पास रख लिया और एक प्रकार से उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया कि जिस व्यक्ति को आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे उसके केस भी आपने विड्रॉ कर लिए और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसको खजाने की चाबी भी दे दी। तो एक प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार ने एक्सपोज कर दिया। अब ये शरद पवार के कहने पे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो वही जाने, शरद पवार जाने और अजीत पवार जाने। अच्छा चलिए, उसके बाद उन्होंने अब नवाब मलिक को, जिनको भारतीय जनता पार्टी दाऊद इब्राहिम का मित्र कहती है, उनको भी टिकट दे दिया और उनकी बेटी को भी महायुति से चुनाव लड़वा दिया। तो शायद महाराष्ट्र के अंदर एक ही परिवार होगा जिनके दो लोग महायुति से चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों लोग वो हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी, जो महायुति का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, वो कहती है कि ये दाऊद इब्राहिम के मित्र हैं। तो इसका मतलब यह है कि अजीत पवार ने फिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया। अच्छा, इसके बावजूद शरद पवार ने फिर ये दांव जो खेला, उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने अजीत पवार के सामने एक और चुनौती पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मतलब ये, क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ विधानसभा में भी, भाई पार्लियामेंट के अंदर तो अजीत पवार ने अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ा दिया था और शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लड़ाया था। सुप्रिया सुले जीत गई थी, अच्छी तरह से जीत गई थी, तो वहां तो पटकनी दे ही दी थी शरद पवार ने अजीत पवार को। अब वहां पे अजीत पवार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हार गए तो उनका तो राजनीति खत्म। अच्छा, जीत गए तो हो सकता है चाचा के पास वापस आ जाएं, हो सकता है ना, या डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार के सगे भाई के बेटे को वहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और ये स्टेटमेंट देना कि मैं एक्टिव राजनीति से और मैं नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, एक प्रकार से उन्होंने अजीत पवार को भी एक चेतावनी दे दी कि अगर मैं तुम्हारी ओल्डर जनरेशन हूं तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी यंगर जनरेशन खड़ी है, तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करूं, तो अपने भतीजे के लिए त्याग कर लो, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो और तुम भी अपने भतीजे को आगे बढ़ाओ जैसे मैंने तुम्हें अपने भतीजे को आगे बढ़ाया था। अच्छा, इसके अलावा शरद पवार ने मोदी जी को भी एक इशारा कर दिया है। अच्छा, मोदी जी इसका कैसे सामना करेंगे ये तो मोदी जी बताएंगे। शरद पवार ने कहा क्योंकि मैं 84 साल का हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं एक्टिव राजनीति से विड्रॉ कर रहा हूं। अब मोदी जी के पास एक चुनौती पैदा हो गई है स्टेटमेंट से, क्योंकि मोदी जी भी अब 74 साल के तो हो चुके हैं, 75 साल के हो जाएंगे 8-10 महीने के बाद, और उनके चार्टर में लिखा हुआ है कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदमी होगा उसको एक्टिव राजनीति से विड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर मोदी जी एक्टिव राजनीति से विड्रॉ करेंगे तो उनका तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो लोग जैसे ही वो 75 साल के होने लगेंगे लोग उनका साथ छोड़ने लगेंगे और जिनको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनके लोग उनके साथ चले जाएंगे, कुछ अमित शाह के साथ चले जाएंगे, कुछ नितिन गडकरी के साथ चले जाएंगे, कुछ हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ चले जाएंगे, तो आखिर फिर तो मोदी जी की पूरी टीम बिखर जाएगी। अभी तो 6 महीने 7 महीने शायद हो सकता है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अपना सपोर्ट विड्रॉ न करें, शायद उनकी सरकार चल जाए, लेकिन उसके बाद तो लोगों का बिखरना शुरू हो जाएगा। तो शरद पवार का ये स्टेटमेंट एक तरह से मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब चाहे किसी प्रकार का भी विश्लेषण करने का लोग प्रयास करें, लेकिन शरद पवार ने फिर एक चरखा दांव चल दिया है और मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल चुनाव के बीच में अजीत पवार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और मोदी जी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? अपने जो कमेंट्स हैं उसमें दिखाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।